Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So this is going to be our third lecture on neural networks और इसमें हम लोग briefly बात करेंगे activation functions की. So hopefully this is going to be a short video. I'll just be talking about 4 activation functions and I'll be comparing them briefly in terms of some of their pros and cons, and we'll also discuss their derivatives because these are going to be used in the back propagation while we'll be training our neural networks. So let's begin. हमारे सोर्सेज इस वीडियो के लिए वही होंगे जो मैंने पहले डिफाइन किए हुए थे, सो जस्ट बी यूजिंग द सेम. जो मेन एक सोर्स है वो ये है, आई थिंक एंड्रयू ओंग की जो डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन है, ही एक्चुअली हैज़ a video lecture on activation functions as well, where he compares activation functions, but you'll find a lot of data on this. Like, this is not something hard to find. I've just compared the 4 important ones or the more commonly used ones. There are others as well which are comparatively less commonly used. लेकिन ये है कि हम उनको ज़रूर कंपेयर कर लेंगे जिनकी आपको होपफुली ज़रूरत पड़नी है in the near future. Alright, Ji. So let's begin with this first one that you have seen for quite a while now. So our sigmoid, 1 over 1 plus e raised to power minus z. So आपको याद होगा जब पहली दफ़ा हमने ये intuitions डिस्कस की थी तो I used to call them the squishifiers, जो आपकी input को लेकर और आउटपुट को स्क्विश कर देते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, राइट. नाउ वी नो लॉन्गर नीड दोज एनालॉजीज. अब इतनी दफ़ा आप ये काम कर चुके हैं कि नाउ यू आर प्रीटी क्लियर ऑन हाउ दीज एक्टिवेशन फंक्शंस वर्क एंड व्हाट्स द रोल ऑफ नॉन लीनियरिटी इन दीज एक्टिवेशन फंक्शंस. एक चीज़ जो सिर्फ आप यहाँ पर नोट करें जो काफ़ी ज़रूरी है वो ये है कि ये बेसिकली आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस डायग्राम इन एक्सेल. आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर यू सी योर z. So you have your z here and you have your sigma z plotted here, and you can see कि z की बहुत थोड़ी सी ही बड़ी वैल्यूज़ के लिए, like when it reaches almost like 4 and -4, उस वक्त ही ये वाला जो कर्व है इसका ये फ्लैटन आउट होना बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है. इट्स लाइक ऑलरेडी वेरी फ्लैट, राइट. और इसके कुछ रिपरकशंस हैं हमारी लर्निंग के अंदर. सो रेंज जो आपके नॉर्मल सिग्मॉइड की है वो 0 to +1 है, राइट. सो इसी वजह से हमने कहा था कि ये आपको उस रेंज में वैल्यूज़ देता है जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, एंड वी हैव already used that fact to our benefit in the past. The biggest problem probably with this sigmoid function और इससे मिलते जुलते और फंक्शन के साथ भी, and I would even say कि other functions which are of similar type, इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि for higher values of z, और ये नोटिस कि मैंने यहाँ पर ये absolute values लिखी हुई है, which means like minus and plus दोनों साइड के ऊपर. So जब magnitudes दोनों साइड पे बड़े हो जाते हैं, ये -3 4 5 6 से आगे चला गया या +4 5 6 से आगे चला गया, तो अब इसका ग्रेडियंट जो है ना वो 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाता है. लाइक द ग्रेडियंट्स बिकम वेरी स्मॉल, एंड बिकॉज द ग्रेडियंट्स आर वेरी स्मॉल, जब आप इसके ऊपर कोई भी लर्निंग करते हैं, जब आप इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंड करते हैं, तो द स्टेप्स बिकम वेरी वेरी स्मॉल. सो नाउ व्हेन योर एल्गोरिथम वर्क्स विद दोज बेबी स्टेप्स, इफ यू रिमेंबर, आपके स्टेप 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं, जिनमें से एक आपका लर्निंग रेट है और दूसरा आपका स्टेप साइज है. एंड बिकॉज विद इन द सेम रेंज ये अपने 0 से लेकर और लेट से 3 तक या 4 तक तो लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है. आई वुड से लाइक 2 तक या 3 तक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लीनियर बिहेवियर. लेकिन उसके बाद तेज़ी से इसका जो बिहेवियर है वो फ्लैट हो गया और उसका ग्रेडियंट 0 की तरफ चला गया. तो ना तो आप लर्निंग रेट को कोई ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं कि ये बेबी स्टेप्स को अकोमोडेट कर सकें, और आपको करना अल्टीमेटली ये पड़ता है कि अपने इनपुट फीचर्स के ऊपर पहले से कोई स्केलिंग करके लानी पड़ती है इसके लिए. सो यूजुअली सिग्मॉइड इज़ वेरी स्लो इन प्रैक्टिस. Sigmoid is no longer used a lot in neural nets. ये ट्रेडिशनल हमारा एक्टिवेशन फंक्शन था, बहुत अरसे यूज़ हुआ है. We have a definite winner compared to this, जो कि इससे अगला hyperbolic tangent है जिसकी हम बात करेंगे, जो कि बेसिकली इसी की एक शिफ्टेड फॉर्म है. इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये ग्रेडियंट्स का है कि इसके ग्रेडियंट्स बहुत तेज़ी से डिमिनिश हो जाते हैं फॉर हायर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ z.
एंड द सेकंड प्रॉब्लम इस कि इसमें जो मीन है सारी की सारी आउटपुट्स का वो अराउंड 0.5 आता है, अगर हम मिडिल वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो 0.5 आता है। एंड आई थिंक वी डिस्कस दैट बैक जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहली दफ़ा पढ़ रहे थे कि वन ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस इन डिज़ाइनिंग योर फीचर्स इज के फीचर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मीन उसके अराउंड 0 होने चाहिए, राइट? इस चीज़ की हमने कभी फॉर्मल प्रूफ नहीं किया, ना हमें अब तक मौका मिला अपने तौर पर। अगर आप यू वांट टू डिग इट अप तो प्लीज़ डू, या आगे अगर हमने एडवांस वीडियोस कवर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कहीं मौका है तो इसको देख लेंगे। बट द थिंग इज के दिस कुड बी एन इम्पेरिमेंट टू योर लर्निंग। योर अब जो आपका न्यूरल नेट है वहाँ एक स्टेज की आउटपुट अगले स्टेज की इनपुट होती है। सो लिहाजा इस प्रॉब्लम की वजह से कि इसकी आउटपुट्स का मीन 0 के अराउंड सेंटर्ड नहीं है, दैट कुड ऑल्सो लीड टू लेस ऑप्टिमल learnings in your neural networks, ठीक है? तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स हो गई, ये ग्रेडियंट का प्रॉब्लम हो गया और दूसरा इसके जो मीन का प्रॉब्लम हो गया। इनमें से एक तो हम फौरी सॉल्व कर लेंगे और दूसरा फिर एक और एक्टिवेशन फंक्शन के बाद देखेंगे कि वो किस तरह सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसका क्विकली अगर आप अपने तौर पे डेरिवेटिव निकालें और निकाल के देख लें, एक दफ़ा बेशक वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें। द डेरिवेटिव इज़ वेरी सिंपल। हम इससे पहले एक मरतबा इसको देख भी चुके हैं और आपको याद होगा कि मैंने आपको SLP3 में भी पढ़ने को कहा था। अभी भी मैंने एक रेफरेंस डाला हुआ है जिसमें बैक प्रोपिगेशन को बहुत डिटेल के अंदर एक एक फंक्शन उन साहब ने ड्राइव किया है। वहाँ से अगर आपके खुद से नहीं हो रहा तो बेशक वहाँ से इंट्यूशन ले लें, समझ लें कि किस तरह से होता है। इट्स लाइक नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड and it leads to this rather simple solution. So the derivative of this gz with respect to z is जिसको हम g prime of z भी लिखेंगे, is simply this g of z into 1 minus g of z। तो ये एक बहुत इसकी सिंपल सी फॉर्म में आ जाता है। अगर आपको याद हो, हमने अपने जो न्यूरल नेट की फॉर्मलाइजेशन की है, नोटेशन की, उसमें जब हम g of z की आउटपुट निकालते हैं तो उसे हम a कहते हैं, राइट? आपका z आता है और z को आप एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारते हैं, उस आउटपुट को हम बाय कन्वेंशन a कह रहे थे। तो इन दैट रिगार्ड दिस आंसर वुड बी सिंपली a into 1 minus a। इसको जहन में रखिएगा, ये आगे हमने बैक प्रोपगेशन के अंदर इसको यूज भी करना है, क्योंकि वहाँ हम एज्यूम करके चलेंगे कि सिग्मॉइड है, इट मेक्स नो डिफरेंस, जस्ट चेंज द एक्टिवेशन, और माइनर चेंजेस के साथ आपका जो पूरा का पूरा जो बैक प्रोपगेशन है उसकी इक्वेशन सब के सब चेंज हो जाएंगी, ठीक है? अच्छा जनाब, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी अपने आप को कन्विंस करने के लिए। लेट्स से z की वैल्यू 10 है, तो देन योर g of z would be what? g of z the original ऊपर sigmoid, वो क्या होगा? वो approximately 1 होगा, right? It's very close to 1। and when g of z is 1, तो then g of z into 1 minus g of z approaches to 0। it's like 0, it's actually 0। तो इसके this is not approximately 0, यहाँ पे approximate पिछले लेवल पे हो चुका है, this is actual 0। and same goes for when z is equal to minus 10। again आपकी जो g prime of z की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ चली जाएगी। this is what we mean when we say कि हमारे जो ग्रेडियंट्स हैं वो 0 की तरफ जाने लगते हैं। बाय द वे, ये यहाँ पर अगेन जिस वजह से हमने ये अप्रॉक्सीमेट डाला था वो वजह सिंपली ये थी कि ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं होते, ग्रेडियंट एग्जैक्टली 0 नहीं होते, क्योंकि ये g of z एग्जैक्टली 1 नहीं होता। so this thing is approaching to 1 and then this g prime of z is approaching to 0। so that's why the original symbol जो कि मैंने अपनी स्लाइड में यूज़ किया is more appropriate for this situation। अच्छा जनाब, and then finally let's say z की वैल्यू 0 है, तो when z is 0 then your gradient would be simply 1/4, right? so ये वो वाला केस है जो आपकी ये बिल्कुल यहाँ सेंटर के ऊपर आ रहा है, जहाँ पे आपकी z की वैल्यू 0 हुई हुई है। ठीक हो गया जनाब? so hopefully it's clear so far। आप कुछ और वैल्यूज डाल के मजीद अपने आप को कन्विंस भी कर सकते हैं। तो हमने इस स्लाइड को ब्रीफली समराइज करते हुए ये देखा है कि ये ट्रेडिशनली यूज होने वाला फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में अपनी आउटपुट्स को देता है। इसका दो बड़े प्रॉब्लम है, एक मीन्स अराउंड 0.5 होते हैं और दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ग्रेडियंट वैनिश हो जाता है, ग्रेडियंट 0 हो जाता है, इसका अप्रोच करने लगता है 0 को, डिमिनिश हो जाता है फॉर हायर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ z। अच्छा, फिर ये यूज़ कहाँ होता है? इसको नॉर्मली हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स की आउटपुट लेयर में यूज़ करते हैं अगर हम कोई ऐसी बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हों जहां हमें 0 और 1 के बीच में आउटपुट चाहिए हो, लाइक 0 और 1 चाहिए हो, ये दो आउटपुट चाहिए हों। ऐसे केसेस में हम इसको अपनी फाइनल लेयर में अभी भी लगाते हैं, आपको ऐसे न्यूरल नेट्स मिलेंगे, राइट? बाय द वे, ये शायद पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपके न्यूरल नेट में ज़रूरी नहीं है कि हर लेयर पे आप सेम एक्टिवेशन यूज़ कर रहे हो। यू कैन चेंज योर एक्टिवेशन फंक्शन बाय लेयर, सो डिफरेंट लेयर्स कुड हैव डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस। अच्छा जी, तो सिग्मॉइड का जो प्रॉब्लम ऑफ
वो सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस सेकंड ऑप्शन. अगर आप इसकी शक्ल देखें तो ये बिल्कुल आपको सिग्मॉइड लगेगा. इट्स एक्चुअली द सेम, इट्स जस्ट अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ द सिग्मॉइड. वो 0 से 1 के बीच में था, ये -1 से +1 के बीच में. सो दिस इज नोन एज योर हाइपरबॉलिक टेंजेंट, योर tan h फंक्शन, ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन दी रिलेटिवली ओल्ड लिटरेचर. अभी भी यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसने इसको रिप्लेस कर दिया. सो इसकी रेंज -1 to +1 है. इसका अगेन जो ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है वो इसमें भी मौजूद है, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया है, वो सॉल्व नहीं हुआ है यहाँ भी. और लेकिन इसका मीन जो है वो अराउंड 0 है. सो एटलीस्ट इट सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम. ठीक है. अगर आप इसका डेरिवेटिव लें अपने तौर पर करके देख लें, और नहीं तो फिर आपको कहीं से अगर नहीं समझ में आता तो जस्ट लुक इट अप एंड यू विल फाइंड. आप आई एम श्योर कि जिस वक्त आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह का कोर्स किया था उसमें आप ये बार बार और कई दफ़ा सॉल्व करके आ चुके हैं, राइट. So this comes out to be simply this. So this is the derivative with respect to z, and then जो है in a more simplified notation, g of z की form के अंदर this g prime of z is equal to 1 minus g of z squared. ठीक है. अगर a में आप लिखेंगे तो it's just going to become 1 minus a squared. ठीक है. अच्छा जनाब, कुछ वैल्यूज डाल के देख लें इसमें. लेट्स से z 10 है, आपका g of z 1 है, तो g prime of z जो है वो 0 हो जाएगा. z -10 है, g prime of z -1 है, एंड अगेन सॉरी z 10 -10 है, g of z -1 है, एंड g prime of z again it approaches to 0, and then for z of 0 this value is equal to 1. ठीक है. ये अपने तौर पे अपने आप को कन्विंस करके देख लीजिए. a जब 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली योर आउटपुट वुड बी 1. All right जनाब, so this is the rectified linear unit जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर. So this is simply ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो इंतहाई सिंपल है. You're just saying कि below 0 for values of z less than 0, and again z यहाँ हमारे horizontal axis के ऊपर है, and your g of z is plotted here. So for values of z less than 0, this is simply 0. And for values of z greater than 0, so for values of z greater than 0, this is simply whatever that value is. ठीक हो गया. तो ये उस वैल्यू को चेंज नहीं करता. इसकी वजह से इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी तक चली जाती है. ठीक हो गया. अच्छा, सो इसने एक जो बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व किया वो डिमिनिश ग्रेडियंट्स का था, कि अब एटलीस्ट फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ z, पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ z, इसके अंदर अब वो इशू नहीं है. सो फॉर हायर वैल्यूज इसने वही वैल्यू रखनी है और आपके ग्रेडियंट्स आपको स्मूथली मिलते रहेंगे. सो देन योर स्टेप्स ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट विल नॉट बी इम्पैक्टेड कि आपके जो एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से वो स्लो हो रहे हो. हाँ, जो एक प्रॉब्लम है वो ये ज़रूर है कि फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z ये सिंपली 0 है. सो वहाँ पर आपका कोई ग्रेडियंट नहीं है, राइट. सो देयर योर ग्रेडियंट इज सिंपली 0. सो दैट मीन्स कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही अपने ग्रेडियंट वाले फ़ायदे को हमें दे रहा है. लेकिन इन प्रैक्टिकल यूजेज, अच्छा अब यहाँ से आगे ना ये टर्म आप बहुत सुनेंगे. अब हमारे तो लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं, अगर आगे चलते तो न्यूरल नेट्स के अंदर ना एक चीज़ याद रखिएगा, एक है थ्योरी और एक चीज़ है कि व्हाट वर्क्स प्रैक्टिकली फॉर रियल प्रॉब्लम्स एंड विच फंक्शंस डू नॉट वर्क. सो रेल्यू का एक फ़ायदा ये है, दिस इज़ प्रॉब्ली इन चारों में से सबसे बेहतर फंक्शन है, और वो इस सेंस में कि ये ज़्यादातर नोन प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग की उसके अंदर ये अच्छा चल जाता है, राइट. सो इन अदर वर्ड्स अगर आप शुरू कर रहे हैं और आप अनश्योर हैं कि मुझे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहिए, तो यू शुड प्रॉब्ली गो विद रेल्यू एंड देन ऑप्टिमाइज लेटर अगर आपको बाद में कोई रीज़न मिलती है रेल्यू ना यूज़ करने की, राइट. अच्छा, अब उसमें किस किस्म की रीजंस है. एक ये है कि जी लेस देन 0 के ऊपर इसका ग्रेडियंट 0 है, मान लिया ग्रेडियंट 0 है, लेकिन आम तौर पर हर लेयर पे इतनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं कि आपकी ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में चली जाती है. सो दोज नेगेटिव वैल्यूज़ यूजुअली डू नॉट एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू. दूसरा जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसके डेरिवेटिव लें, एंड बिकॉज इट वाज सो सिंपल मैंने इसको अलग से नहीं वो रखा, मैंने सिंपली यहीं पे इसके लिख दिया. सो द डेरिवेटिव फॉर z लेस देन 0 इज 0, एंड फॉर द डेरिवेटिव फॉर z ग्रेटर देन 0 इज 1, राइट. बट द डेरिवेटिव एट z इक्वल्स टू 0 इज अनडिफाइंड. सो दैट इज यूजुअली कोटेड एज अ प्रॉब्लम कि जी ये जो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, इस पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है. बट इन रियलिटी ये चीज़ आपको कभी भी तंग नहीं करती. पहली चीज़ तो ये है कि z का एग्जैक्ट 0 होना. रिमेंबर z क्या चीज़ है, z आपकी आउटपुट है लीनियर कम्बिनेशन के नतीजे में जो निकल रही है. तो इसका एग्जैक्ट 0 होना विच इज़ लाइक 0.00000 एंड सो ऑन, ये होना एक तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी चीज़ है. ये इतना ज़्यादा होता नहीं है कि z आपके 0 आ रहे होंगे, ठीक है.
दूसरी चीज़ अगर ये आ भी जाए तो इट्स जस्ट वन वैल्यू, सो यू कैन आइदर पुट इट टुवर्ड्स वन साइड और यू कैन पुट इट टुवर्ड्स द अदर साइड। या तो आप इसको खाते में डाल देंगे z ग्रेटर देन 0 के, और या आप इसे खाते में डाल देंगे जो है वो z लेस देन 0 की साइड के ऊपर। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में इसको 1 कर दिया नीचे वाले में, एंड देन ऊपर वाले केस के अंदर वो जो है सो ग्रेटर देन लेस देन 0 के लिए वो 0 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इट्स 1। और you could have done it the other way around as well. It doesn't make a lot of difference. तो इसी वजह से यहाँ ये approximation का साइन आ गया। So in your implementation, these limitations of ReLU usually do not hurt you a lot. ठीक हो गया जी? Hopefully this is clear. Finally, the last activation function that we're going to look at is called this leaky ReLU. So अगर आपको याद हो, ReLU में हमने ये कहा था कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम हमें मिल रही थी, एंड द प्रॉब्लम वाज कि z की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये सिंपली इसका ग्रेडियंट 0 था। तो उसको किसी हद तक थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए यू इंट्रोड्यूस दिस स्मॉल नंबर दैट यू मल्टीप्लाई with your z for the negative values. So now it just becomes the max of, let's say, 0.01 z. So this is just one parameter जो यहाँ use किया जाता है। अगर आप इसकी जगह और parameters use करना शुरू कर दें तो this essentially just becomes a of z, which is a different activation function. It's usually known as, I think, parametric ReLU, और इसमें एक randomized ReLU भी है जो इसकी एक form है। You'll find other ReLUs as well, जो कि जिसमें जो 0 के ऊपर undefined वाला मसला है gradient का, वो भी solve करने की कोशिश की जाती है। So that's like a softer version of your ReLU, and so on and so forth. So activation functions की कोई कमी नहीं, ढेर है इनका पूरा। So in this particular case your range is minus infinity to infinity, simply because कि अब आप negative side के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं। And then आपका diminished gradients वाला मसला जो है वो इसने भी solve किया हुआ है। इसका gradient जो है वो लेस देन 0 के ऊपर तो नहीं 0 है, लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम था कि 0 पॉइंट डिफाइंड वो इसमें भी है। सो अगर आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे, अगेन वेरी सिंपल डेरिवेटिव, फॉर लेस देन 0 इट्स 0.01, फॉर ग्रेटर देन 0 इट्स 1, बट फॉर इक्वल टू 0 इट्स अनडिफाइंड। बट जैसा कि हमने पहले कहा था कि वो इक्वल टू 0 का एक तो केस खुद इतना लो प्रोबेबिलिटी वाला है, और दूसरी चीज़ के जो वो इक्वल टू 0 वाला केस है उसको आप आसानी से किसी एक साइड के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूजुअली वर्क्स प्रीटी वेल। लेकिन अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूं, ये डायग्राम क्योंकि मैंने खुद बनाई है नीचे, यहाँ पे आपको ना शायद ये डायग्राम में बहुत फ़र्क ना नज़र आ रहा हो, बिकॉज दिस जस्ट 0.01 का टिल्ट है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये नीचे को जा रही है थोड़ी सी। इट्स नॉट जीरो, इट्स लाइक स्लाइटली स्लैंटिंग डाउनवर्ड। सो दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम ऑफ इट। यूजुअली जो आपको डायग्राम्स इसकी बनी भी मिलेंगी वो कुछ इस फॉर्म की होंगी कि पॉजिटिव की तरफ यूं जा रहा होगा और नेगेटिव की तरफ जो है ना वो आपको यूं जाता हुआ लग रहा होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ बिग स्लांट। सो नॉर्मली दिस डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद योर लीकी ReLU. This is a higher slant. So this is actually it. आप खुद भी ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं। And yes, as I said कि इसकी other variations भी मौजूद हैं, but जो खुलासा कलाम है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त यूज़ हो रहा है एक्टिवेशन फंक्शन जो हम by practice जो हमें बेहतर लग रहा है, that's the ReLU. So you start with the ReLU and then you move to other activation functions if and when required. ठीक है। एक ये huge table है which has given you the forms of a lot of activation functions and the derivatives of these activation functions, and also like the ranges and so on and so forth and many other interesting things. कौन सा monotonic है, कौन सा नहीं है, इसका लिंक मैंने यहाँ भी mention कर दिया है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। I'll try to mention it in the description of the video as well. तो I think that's about it for the activation functions. आपके पास अब इन तमाम के derivatives भी आ चुके हैं, तो I think now we are ready to move on finally to the back propagation, कि उसको formalize करें और इस topic को complete करें इंशाल्लाह। All right, so that's going to be our next video. So the next video will be about your forward and backward passes. So and specifically it will talk about back propagation for logistic regression and also for neural nets. Inshallah मिलते हैं जी।